नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने एक नया टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। टेस्ट सीरीज नंबर 11। इससे पहले हमने 10 टेस्ट सीरीज नंबर आपको उपलब्ध करा दिए हैं। पहले तो मैं अपने यूट्यूब चैनल आरके जियो वर्ल्ड 0.2 पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक सूचना भी आपको देनी है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूजीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के आज से आवेदन शुरू हो गए हैं। 4 सितंबर से आवेदन आज आज के डेट से शुरू हो गए हैं। जो भी अभ्यर्थी इस वैकेंसी को लेके या इस पोस्ट को लेकर उत्साहित है, वह यूपीपीसीएस की जो वेबसाइट है वहाँ से जाके फॉर्म को भर सकता है और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखे। और अगर बात करें वही इसमें पोस्ट की बात, तो इसमें 46 पोस्ट हैं भूगोल में। बहुत बड़ा पोस्ट है, इससे पहले इतना पोस्ट कभी नहीं आया था जीडीसी में। तो दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और क्योंकि इस बार बहुत सारे पद आए हैं, तो बहुत सारे जो परीक्षार्थी हैं वो ज़रूर भरेंगे इसे और अपनी तैयारी ज़रूर करेंगे अच्छे से। हर इसमें जो प्रश्न आते हैं बहुत बेहतरीन प्रश्न आते हैं, क्योंकि जो प्रश्न बनाया जाता है वह बहुत अच्छे लेवल का होता है। सभी क्षेत्र से होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। डायरेक्ट बहुत कम प्रश्न आएंगे, अधिकतर कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आते हैं। जिस तरह से मैं अधिकतर बनाता हूँ, इस तरह से यूजीसी में अधिकतर प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं और जीआईसी में भी इसी तरह के अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का उनका कलेक्शन होता है। हम भी देखते हैं, पहला प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न है, किसने यूडेल्सी द्वारा प्रस्तावित कृषि प्रदेशों में कुछ संशोधन कर विश्व को 11 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। कह रहा है कि किसने यूडेल्सी द्वारा प्रस्तावित कृषि प्रदेशों में कुछ संशोधन कर विश्व को 11 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। ऑप्शन ए है जॉनसन, ऑप्शन बी है फ्रायर, ऑप्शन सी है बुकानन और ऑप्शन डी है बेकर। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा आपने। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी फ्रायर। फ्रायर ने तुलसी के कृषि प्रदेश जो थे 13, उसमें संशोधन कर इन्होंने 11 प्रदेशों का निर्धारण किया। और आपको बता दें दोस्तों, यूटेल्सी ने 1936 में विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये भारत के कृषि नीति से संबंधित है। कह रहा है, प्रश्न दूसरा कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय कृषि नीति की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है दोस्तों, भारत में जो राष्ट्रीय कृषि नीति थी उसकी शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन ए है 2000 में, ऑप्शन बी है 2001 में, ऑप्शन सी है 2002 में और ऑप्शन डी है 2004 में। दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने हो सकता है ये प्रश्न कहीं नहीं देखा होगा, अगर देखा होगा तो हमने ही हो सकता है टेलीग्राम पे इसको कराए होंगे, टेलीग्राम चैनल पे इसको हमने कराए होंगे। ठीक है दोस्तों, आपने इस तरह का प्रश्न अभी तक कहीं नहीं देखा होगा और हो सकता है कभी ना कभी ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। कह रहा, किसने अधिवास भूगोल को कौन, कहाँ और कितने स्वरूपों में अधिवास बनाता बसता है के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है दोस्तों, इसने अधिवास भूगोल को कौन, कहाँ और कितने स्वरूपों में अधिवास बनाता और बसाता है के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन ए है स्टोन, ऑप्शन बी है जॉर्डन, ऑप्शन सी है होवार्ड और ऑप्शन डी है गैरिसन। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर
जो है वो ऑप्शन डी गैरिसन। गैरिसन ने यह परिभाषा दिया था कि अधिवास भूगोल कौन, कहाँ और कितने स्वरूपों में बसता है या बनता है के रूप में परिभाषित किया था। चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये भी आपका अधिवास भूगोल से संबंधित प्रश्न है। नवनगर या न्यू टाउन की संकल्पना का प्रतिपादन कौन किया है? ऑप्शन ए है जेम्स फोर्ड, ऑप्शन बी है हावर्ड और ऑप्शन सी है एवरक्रॉम्बी और ऑप्शन डी है रोलमैन। तो दोस्तों आप इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी एवरक्रॉम्बी। एवरक्रॉम्बी जो थे न्यूनगर की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न कह रहा है नगरों के विकास से संबंधित किसने रेखीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किसने रेखीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए हंस कोरोल, ऑप्शन बी है चार्ल्स गाल्फिन, ऑप्शन सी है नॉक्स और ऑप्शन डी है रानन वेट्स। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी चार्ल्स गाल्फिन। चार्ल्स गाल्फिन ने रेखीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था नगरों के विकास से संबंधित। छठा प्रश्न दोस्तों, अभी ये प्रश्न कहीं नहीं पूछा गया, ये हमने क्वेश्चन बनाए हैं और आशा करते हैं कि इस तरह का प्रश्न आयोग द्वारा जरूर पूछा जाएगा। छठा कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी मस्तिष्क की देन है? किसकी मस्तिष्क की देन है? ऑप्शन है लेल, ऑप्शन बी है वर्नर, ऑप्शन सी हमबोल्ट और ऑप्शन डी है जेम्स हटन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए लेल। लेल जो थे एक मुख्य रूप से जैविक समाज से जुड़े हुए थे, जैविक भूगोलविद्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, यह जीवों के विकास से भी जाने जाते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर मुख्य रूप से जो डार्विन थे वह ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो उनकी पुस्तक है उसमें बहुत सारी बातें लेल से ली हैं जो उनके विचारों से प्रभावित थे। सातवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न देखने से पहले हम देखें आपसे, अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल आर के जियो वर्ल्ड 0.2 से आप नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़ जाइए और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप इस 15 स्टेशन में 15 प्रश्न हैं, 15 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया है और इससे हमको ये मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर किसी प्रकार का आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, कुछ अलग चाहिए तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस तरह के प्रश्नों का कलेक्शन आपके सामने जरूर लाएंगे। सातवां प्रश्न कह रहा है, सातवां देखते हैं, किसे अमेरिका का प्रथम वास्तविक भूआकृतिक विज्ञानवेत्ता माना जाता है? किसे अमेरिका का प्रथम वास्तविक भूआकृतिक विज्ञानवेत्ता माना जाता है? शायद यह यूपी पीजीटी में पूछ लिया गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना अधिक है। ऑप्शन ए है डेविस को, ऑप्शन बी है पावेल को, ऑप्शन सी है गिलबर्ट को और ऑप्शन डी है डट्टन को। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, गिलबर्ट महोदय को अमेरिका का प्रथम वास्तविक भूआकृतिक विज्ञानवेत्ता माना जाता है। प्रश्न नंबर 8, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जरूर कहीं ना कहीं पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए हमने इस प्रश्न को समाहित किया है। इसमें जो थॉट से संबंधित है, ज्योग्राफिकल थॉट से है, कह रहा है कि भूगोल गणितीय संबंधों का विज्ञान है और अन्य सभी कोरियोग्राफी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है विलियम होंगी, ऑप्शन बी है डेविड हार्वे, ऑप्शन सी है पेसाडोनियस और ऑप्शन डी है टॉलमी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, आपने उत्तर का चयन कर लिया होगा, अगर नहीं किए हैं तो आप इस
वीडियो को रोक कर आप उत्तर का चयन करके उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए। देखिए कि आपका यह प्रश्न का उत्तर सही होता है कि नहीं होता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, टालमे। टालमे ने कहा था कि जो भूगोल है गणितीय संबंधों का विज्ञान है और अन्य सभी जो है कोरियोग्राफी है। ठीक है दोस्तों। 9वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न कह रहा है कि किसने रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल को सम एवं विषम मंडल में विभाजित किया है। तो ऑप्शन ए है निकोलेट, ऑप्शन बी है त्रिवार्था, ऑप्शन सी है जॉनस्टन और ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए निकोलेट। ठीक है दोस्तों, मार्शल और निकोलेट ने रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल को सम तथा विषम मंडलों में विभाजित किया है। 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न कह रहा है कि किसने 1931 में सर्वप्रथम केंद्र स्थल शब्द का प्रयोग किया था। सेंटर प्लेस शब्द का या केंद्र स्थल शब्द का प्रयोग किया था। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है आयोगों द्वारा, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे टीजीटी पीजीटी है, उसमें जरूरी है प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है त्रिवार्था, ऑप्शन बी है क्रिस्टालर, ऑप्शन सी है मार्क जेफरसन और ऑप्शन डी है अगस्त लास्ट। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है मार्क, ऑप्शन सी मार्क जेफरसन। मार्क जेफरसन ने मुख्य रूप से 1931 में सर्वप्रथम केंद्र स्थल शब्द का प्रयोग किया था, जबकि 1933 में बाद में इसको क्रिस्टालर ने एक थ्योरी के रूप में प्रतिपादन किया। एक तरह का और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि प्राइमेट सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था। प्रथम नगर या प्राइमेट सिटी शब्द का किसने प्रयोग किया था। तो दोस्तों यह शब्द जो दिया था वह हेटलिसिस ने दिया था। बाद में मार्क जेफरसन इसको एक थ्योरी के रूप में प्रतिपादित करते हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12वां प्रश्न था किसने उत्तर आधुनिकतावाद की दशाओं में समय स्थान संपीड़न की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। किसने उत्तर आधुनिकतावाद की दशाओं में समय स्थान संपीड़न की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है डेविड हार्वे, ऑप्शन बी है कार्ल सावर, ऑप्शन सी है हेंगस्टेन और ऑप्शन डी है चोरले। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया भी होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए डेविड हार्वे। डेविड हार्वे ने ही उत्तर आधुनिकता के समय 1980-90 के दशक में मुख्य रूप से जो डेविड हार्वे थे उन्होंने समय स्थान और संपीड़न की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग द्वारा खूब किया जा रहा है। एक दो प्रश्न तो बुक से जरूर आते हैं, कभी कभी बुक का मिलान भी आता है। इस तरह के बुक उसमें डाल दिया जाता है, मिलान करने के लिए आता है। 13वां प्रश्न का पोस्ट मॉडर्न कंडीशन नामक पुस्तक किसका है। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन नामक पुस्तक किसका है। ऑप्शन है डेविड हार्वे की, ऑप्शन बी है लियोटार्ड की, ऑप्शन सी है जे वेंस की और ऑप्शन डी है सोजा की। ठीक है दोस्तों, ये जो पुस्तक है दोस्तों यह है ऑप्शन बी लियोटार्ड की है। लियोटार्ड ने पोस्ट मॉडर्न कंडीशन नाम की पुस्तक लिखी थी। 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न कह रहा है कि किसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न का चयन अभी आयोग द्वारा नहीं किया गया है, मगर करता है इस तरह के प्रश्नों को चाहिए आयोग कि कुछ विशेष राज्य से कुछ क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं। किसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए है कल पलक्कड़, ऑप्शन बी है अलपुझा, ऑप्शन सी है त्रिशूर और ऑप्शन डी है कुट्टानाड। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी कुट्टानाड। कुट्टानाड को केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, धान का कटोरा
कुट्टानाड को कहा जाता है। 15वां प्रश्न, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो इस तरह के प्रश्नों का चयन अधिकतर पीजीटी, टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में अधिकतर किए जाते हैं। 15 प्रश्न करा कि उमियम झील जो है का स्थानीय नाम क्या है। उमियम, पहले तो ये आपको बताना है कि उमियम झील है कहाँ। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उमियम झील का स्थानीय नाम क्या है। ऑप्शन ए डेमोक, ऑप्शन बी बारापानी, ऑप्शन सी है देव झील और ऑप्शन डी चंद्र झील। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी बारापानी। उमियम झील को स्थानीय नाम बारापानी के नाम से जाना जाता है। चलिए, बारापानी के नाम से जाना जाता है। ये जो झील है दोस्तों, यह मेघालय में स्थित है। मेघालय का ये झील है जिसको स्थानीय नाम बारापानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं और यह टेस्ट सीरीज आपको कैसा लगा। आपको इसी तरह के टेस्ट सीरीज चाहिए या अन्य तरह के टेस्ट सीरीज को हम समाहित करें, अन्य क्वेश्चन भी समाहित करें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन करके लाएंगे आपके सामने, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया होगा या पूछे जाने की अधिक संभावनाएं होंगी। कुछ हम ऐसे प्रश्न भी डालते हैं जो कहीं नहीं पूछा गया होता है। ठीक है दोस्तों, जो कहीं नहीं पूछा गया होता, क्योंकि हर आयोग कुछ ऐसे प्रश्नों का चयन करता है जो आपके सामने कुछ नया होता है। हम भी सोचते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों का चयन करके आपके इस टेस्ट सीरीज में समाहित करें जो आपको कुछ नया लगे और कुछ नए सीखने को और कुछ नए जानने को आपको मिले दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगला मैं नया टेस्ट सीरीज 12वां जल्द लेके आपके सामने उपस्थित रहूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।